होम मॉडिफिकेशंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, स्पेशली जब हम एजिंग पेरेंट्स की तरफ देखते हैं और स्पेशली उसमें भी जिसको डिमेंशिया होता है वो तो हमें पूरी तरह से हमें होम को मॉडिफाई करना चाहिए, स्पेशली राइट फ्रॉम द रूम वेयर दे सिट। तो हमने एक कॉन्सेप्ट सोचा कि हम टाइम बैंक इंट्रोड्यूस करेंगे जो रिटायर्ड लोग हो चुके हैं जिनके पास टाइम है लेकिन दे आर हेल्दी। तो इफ़ somebody is willing to give few hours to somebody at home और उनके पास जाके उनके साथ टाइम स्पेंड करता है, फिर वो कुछ भी किसी भी चीज़ में हो, तो वो जो 2 घंटे देंगे पर्टिकुलर पर्सन, तो वो 2 घंटे हम टाइम बैंक में डिपॉजिट हो जाएंगे उनके। Namaskar, welcome back to the 4th episode of Grey Matters with Dr. सिकंदर अडवाणी। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि मैनेजमेंट और अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डेमेंशिया ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इन मेकिंग दिस डिजीज़ रूटीन ऑफ समबडीज़ लाइफ। तो उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और इस एपिसोड में और ज़्यादा जानते हैं कि ऐसे पेशेंट्स अगर आपके घर में है या किसी को लग रहा है कि दे आर वर्जिंग और इमर्जिंग टूवर्ड्स डेमेंशिया, तो उन लोगों ने अपने घर में क्या क्या मॉडिफिकेशंस करने चाहिए। हम वास्तु अनुसार घर करते हैं, वैसे हमारे एजिंग पेरेंट्स और रिलेटिव्स के हिसाब से भी देयर आर सर्टेन मॉडिफिकेशंस जो शायद ही आपको किसी ओपीडी में किसी डॉक्टर ने बताया होगा। सो फॉर दैट वी अगेन हैव अवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सिकंदर अडवाणी सर विद अस टुडे। हेलो सर। हेलो डॉक्टर केतकी, नमस्कार। मैं डॉक्टर सिकंदर अडवाणी फ्रॉम रेडियंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अमरावती। होम मॉडिफिकेशंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, स्पेशली जब हम एजिंग पेरेंट्स की तरफ देखते हैं और स्पेशली उसमें भी जिसको डिमेंशिया होता है वो, तो हमें पूरी तरह से हमें होम को मॉडिफाई करना चाहिए, स्पेशली राइट फ्रॉम द रूम वेयर दे सिट। यानी समझिए आप वो बेड पे इतना बेड होना चाहिए ऊपर कि वो पैर अच्छे से नीचे टिका पाएँ जब वो बैठें, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है कि जैसे वो उठते हैं तो उन्हें चक्कर आने का चांसेस रहता है, क्योंकि उनका बीपी फॉल होता है। तो ऐसे पेशेंट्स को कभी भी डायरेक्टली उठना नहीं चाहिए बेड से, पहले वो उठें, बैठें और पैर नीचे टिकाएं, थोड़ा सा पैर की एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा उसको सर्कुलेशन मेंटेन करें और फिर उठें। तो पहला मॉडिफिकेशन तो मैं चाहूँगा कि सबने बेड का मॉडिफिकेशन करना चाहिए, वो हाइट का बेड लेना चाहिए जहाँ से वो अच्छे से उठ पाएँ। उसके बाजू में कोई ना कोई वहाँ पे सहारा होना चाहिए उठ के खड़े होने के लिए, डायरेक्टली उठे बिना, तो बाजू में कुछ ग्रिप होना चाहिए पकड़ने के लिए कि वो उस तरह से वो हैंडल बना सकते हैं वहाँ पे। तीसरा कि जब वो रूम से अपने बाथरूम तक जाते हैं तो बीच बीच में पैनल्स होने चाहिए पकड़ने के लिए, कुछ चेन्स होनी चाहिए या फिर कुछ ऐसे बार्स होने चाहिए जिसको वो पकड़ के जा सके। चौथा कि जो रूम में लाइट है वो रात को भी थोड़ी ना थोड़ी लाइट होना चाहिए, कभी भी अंधेरे में नहीं सुलाना चाहिए ऐसे पेशेंट्स को। तो लाइट में भी, नाइट में भी जब वो सोते हैं, क्योंकि उनके पास यूरिनेशन का प्रॉब्लम होता है, तो वो यूरिनेशन के लिए उठते हैं और यूरिनेशन के उठते समय अगर उनको अर्जेंसी होती है, यानी बहुत ज़ोर से उनको यूरिन आती है, तो वो जब वो मिक्सचुरेशन करने जाते हैं तो उसमें कभी कभी हो सकता है कि उनको चलते चलते दिक्कत आए और बिकॉज ऑफ पोस्चरल हाइपोटेंशन वो नीचे गिर जाएं, क्योंकि ऐसे पेशेंट बहुत सारे मेडिसिन पे भी रहते हैं। तो एक तीसरा मॉडिफिकेशन ये करना चाहिए कि उन्होंने वो वहाँ तक बाथरूम तक जाने तक वो भी सहारा लेके जाना चाहिए। और फिर बाथरूम में भी स्पेशली ऐसे पेशेंट्स के लिए हमें कमोड की ज़रूरत पड़ती है, और कमोड की भी हाइट प्रॉपर होनी चाहिए, बहुत नीचे नहीं होनी चाहिए। कमोड के बाजू में एक हैंडल होना चाहिए जिसको पकड़ के वो खड़े हो पाएँ। और कमोड जब वो यूरिनेशन कर लेते हैं तो उसके बाद भी अचानक से उनको जल्दी से उठाना नहीं चाहिए, उनको थोड़ी देर के लिए बैठाना चाहिए और उसके बाद में फिर वो आना चाहिए। तो ये हो गई उनकी जो रूटीन है जहाँ पे वो सोते हैं वहाँ से लेके बाथरूम तक की बातें। उसके बाद में फ्लोरिंग अपन चेंज कर सकते हैं। फ्लोरिंग शुड बी एंटी स्लिप फ्लोरिंग, थोड़ा सा रफ होना चाहिए जहाँ पकड़ आए उनके पैरों को, क्योंकि वो स्लिप होने के चांसेस रहते हैं। और स्लिप होने के बाद में ऐसे पेशेंट्स को मोस्टली हम देखते हैं फ्रैक्चर नेक फीमर वगैरह हो जाता है। तो एंटी स्लिप अपन उनके जो बेड के आजू बाजू में थोड़ा मोटा कारपेट रख सकते हैं, जिससे अगर वो गिरे भी तो भी उनको मैक्सिमम यानी मेजर कोई प्रॉब्लम ना हो।
उसके बाद में बाथरूम में एंटी स्लिप पैड अपन मैट लगा सकते हैं, जिससे कि उनका पैर ना फिसले पानी के इसमें। और अभी ये सब हो गई जो फिज़िकल बातें। अभी तो अपने पास स्मार्ट होम्स भी आ गए हैं और स्मार्ट तरीके भी आ गए हैं, तो उनको अपन अलग अलग जो सेंसर इंड्यूस्ड लाइट है कि जब वो चले रात को तो वो लाइट चालू हो जाए, वैसी लाइट्स यूज़ कर सकते हैं। हम एलेक्सा का यूज़ कर सकते हैं उनको अपडेट देने के लिए, अलार्म्स लगाने के लिए कि इस समय ये करना है वो करना है। अपन वहाँ पे उनको ये बता सकते हैं कि उनके स्मार्ट होम्स में कि किस तरह से उनको कौन सी चीज़ करनी हो पहले से फीड हो वहाँ पे, ताकि वो उनको खुद से बता पाए। या फिर वो चिट भी यूज़ कर सकते हैं फॉर मेमोरी चिट्स। तो वो अलग अलग जगह पे, जैसे कोई किचन में लगा दे, कोई अपने रूम में लगा दे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें करनी है कि रात को मुझे ब्रश करके सोना है, या रात को मुझे नहाना है, या फिर मुझे ये चीज़ें करनी है, तो उसकी मेमोरी चाहिए। तो ये सब चीज़ें होम मॉडिफिकेशन में बहुत हेल्प करेगी पेशेंट्स को और उनके केयर गिवर्स को। हाँ, बहुत ही अच्छा उपयोग है ये जेन ज़ीज़, मिलेनियल्स, एवरीबॉडी हू इज़ वाचिंग द शो टुडे, कि हम लोग आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को जहाँ पे हमने हमारे लाइफ़स्टाइल का हिस्सा ही बना दिया है, तो व्हाई नॉट यूज़ इट फॉर अ बेटर पोज़ीशनिंग ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, स्पेशली जो एजिंग पीपल ऑफ द फैमिली है। तो इस हिसाब से अगर किसी को सेल्फ अलार्म्स भी लगाने हैं, या फॉर एग्जांपल हम ये सोचते नहीं हैं सर, जब हम हमारे 40s में होते हैं या 50s में होते हैं, कि वी ऑल्सो मे फेस दिस वन डे। तो जैसे हर एक पर्सन इंश्योरेंस लेता है अपनी लाइफ में फॉर एजिंग, तो आप ये कहना चाहेंगे इस बारे में कुछ, कि हमें हमारे स्मृति भ्रंश या डेमेंशिया के लिए भी खुद को इंश्योर करना चाहिए? सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कॉस्ट इन्वॉल्व होती है एक डिमेंशिया पेशेंट को हैंडल करने में। फैमिली की कॉस्ट लगती है और एक पूरी सोसाइटी की कॉस्ट लगती है। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली अभी तक इंश्योरेंस उतना अवेयरनेस नहीं है लोगों को कि इंश्योरेंस करें अपने बच्चों, अपने मम्मी पापा का पहले से। तो जब वो उस स्टेज में जाते हैं, जब उनको एक्चुअली उनके माता पिता को या दादा दादी को ये होता है बीमारी, तब उनको पता चलता है कि उनकी केयरिंग में अपने को अलग से अगर हम निकालें बजट, तो उनकी दवाइयों का पैसा, उनके जो केयर गिवर्स आते हैं, अपन उनको कोई हेल्थ असिस्टेंट रखते हैं, उनका पैसा पे हमको उनको दवाखाने लेके जाना पड़ता है, हमको उनको फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन, इन सब चीज़ों का खर्चा, प्लस वो जो घर पे ही बैठे हैं तो उनके घर में जो मेड बढ़ जाते हैं तो उनका पैसा। तो अगर हम ये सब कैलकुलेट करें तो इट इज़ अ बिग बजट। और अगर लोग पहले से सोचें, पहले से इंश्योरेंस हो, तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक उनको बाद में हेल्प कर सकती हैं इन चीज़ों में। दूसरा कि पहले से ही पेशेंट्स ने, डिमेंशिया के पेशेंट्स ने लिविंग विल बना लेनी चाहिए जब वो अर्ली स्टेज में रहते हैं। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम एडवांस डायरेक्टिव्स भी बोलते हैं, जहाँ पे वो पहले से पता करें। अगर मैं खुद पेशेंट हूँ, मुझे पहले से ही मैंने बना के रखना चाहिए मेरी विल, कि मेरा पावर ऑफ अटर्नी या मेरा लिविंग विल, कि मेरे बाद में हु विल बी टेकिंग केयर ऑफ माय प्रॉपर्टी एंड माय थिंग्स। उसमें ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक बार पेशेंट सीवियर स्टेज में या मॉडरेट टू सीवियर स्टेज में चले जाता है तो वो खुद से कुछ नहीं कर सकता, एंड ही इज़ नॉट ऑथराइज ऑल्सो टू मेक अ विल। तो उनके जो केयर गिवर्स रहते हैं, पे उसमें सब प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, और घर में सब प्रॉब्लम्स आते हैं उसकी वजह से। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि इन सब चीज़ों को अपन ने बहुत सीरियसली लेना चाहिए, और पहले से ही हमें हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। इवन अभी जो डाइंग विद डिग्निटी है, जो कॉन्सेप्ट है डाइंग विद डिग्निटी, तो उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो न्यूरो पैलिएटिव केयर, और उसमें हॉस्पिस केयर है। तो व्हाट इज़ न्यूरो पैलिएटिव केयर? तो पैलिएटिव केयर इसका मतलब होता है कि हमें जो पेशेंट्स को पता है कि ये सीरियस बीमारी है और ये आगे बढ़ने वाली है, या ये इसके स्टेजेस आने वाले हैं, तो हम कैसे उसको फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली ठीक कर सकते हैं। क्या क्या हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे वो पेशेंट का
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो, उसके कैसे सिम्टम्स हम कम कर सकते हैं, कौन सी चीज़ों से हमने उनके सिम्टम्स ठीक करना चाहिए, उनके रिचुअल्स, उनके रिलीजियस बिलीफ ध्यान में रखते हुए। तो हमें पेशेंट से ऐसे एम्पैथेटिकली बिहेव करना पड़ता है, हमें उनका हर चीज़ समझनी पड़ती है कि उनके प्रॉब्लम्स क्या है और उनकी क्या इच्छाएं थी। तो अगर हम एडवांस डायरेक्टिव्स में लिख के रखें कि अगर मुझे ये स्टेज पे आया और तो मुझे कोई वेंटिलेटर पे नहीं डालेगा, मुझे कोई आईसीयू में नहीं डालेगा, तो फिर अगर एडवांस डायरेक्टिव्स है, दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नाउ डेज। तो उससे एटलीस्ट दे विल डाई विद डिग्निटी। और अननेसेसरीली जो मुझे ऐसे लगता है कि कभी कभी क्या होता है कि ऐसे पेशेंट्स इतनी सीरियस हो जाते हैं कि जब वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो ऑब्वियसली डॉक्टर्स सब कुछ ट्राई करते हैं उनको रिवाइव करने का। लेकिन अगर ऐसे पेशेंट ने डायरेक्टिव्स पहले से लिखे हो कि अगर मेरी ऐसी कंडीशन हो जाए जहां मुझे वेंटिलेटर पर डालना पड़े तो आप मुझे मत डालिए, एंड डू नॉट रिससिटेट, जो डीएनआर करके रहता है, तो वो भी लिख के रखा है उन्होंने। तो इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर डॉक्टर्स ऑल्सो टू टेक द डिसीजंस, क्योंकि उस समय अपने इंडिया में स्पेशली कैसा है कि वी आर क्लोज निट फैमिलीज़, और वहाँ पे जॉइंट फैमिलीज़ रहती हैं, इमोशनली बहुत अटैच रहते हैं। इट इज़ नॉट लाइक अदर कंट्रीज़। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है। जैसे हम बहुत ज़्यादा फेस करते हैं कि जब पेशेंट वेंटिलेटर पे है जो ब्रेन डेड नहीं है, जो पेशेंट हमें ज़्यादा होप्स भी नहीं है पेशेंट की बाहर आ सकता है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट एडवांस स्टेज में है और सीवियर निमोनिया है, सेप्सिस है, और उनके रिलेटिव्स डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कोई एक रिलेटिव बोलता है कि वी विल कंटिन्यू द मैनेजमेंट, कोई दूसरा रिलेटिव बोलता है कि हमें पता है कि ये यहाँ से बाहर नहीं आ सकते, तो वी विल टेक हिम होम। तो देयर इज़ ऑलवेज अ टसल, एंड डॉक्टर ऑल्सो इज़ इन द मिडल कि वो क्या बोले। मीन्स डॉक्टर अनलेस ही इज़ अ ब्रांडेड और ही नोज़ द फैमिली वेल, तो हम मोस्टली अगर हम फैमिलीज़ को जानते हैं तो हम उनको डालते हैं कि ये पेशेंट यहाँ से बाहर आने के चांसेस नहीं है, तो आप इनको घर पे लेके जाइए और इनकी सेवा कीजिए जो भी टाइम है इनका, और इसमें क्या क्या अपने को हॉस्पिस केयर करना है वो हम सिखा देते हैं उनको। लेकिन अगर पेशेंट पहले से ही जागरूक है, पहले से ही हम सबको समझता है कि हम एडवांस डायरेक्टिव्स बना सकते हैं, हमारे पास न्यूरो पैलिएटिव केयर जैसा कुछ चीज़ है जिसमें हम पेशेंट के ड्यूरिंग द एंड स्टेज ऑफ लाइफ हम उनकी कितना डिग्निटी दे सकते हैं। तो हमारे पास ये सब चीज़ें बोलने के लिए, करने के लिए, डॉक्टर के लिए भी डिसीजन लेने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। बहुत बहुत वैलिड मुद्दा है कि ये सारी चीज़ें हो भी सकती है, और अपने लाइफस्टाइल में इसे इम्प्लीमेंट करना लोगों ने हमारे पॉडकास्ट के थ्रू ही, सर अगर किसी एक ने भी किया तो भी आई थिंक हमारा पर्पस जो है वो काफ़ी हद तक पूरा हो जाएगा। लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट्स आर दे वैलिड लाइक फॉर डिसीजन मेकिंग? यस यस, नाउ दे आर वैलिड, और रिसेंटली ओनली हियरिंग हुई थी और इसमें ये एडवांस डायरेक्टिव्स आर वैलिड, and definitely you can call your advocate and you can do the living will, you can make, you can do the advanced directives, and definitely they are valid if you'll show to the hospital, and they will definitely accept it, और हमें डिसीजन लेना डॉक्टर्स को बहुत आसान हो जाता है। आसान हो जाएगा, वो तो एकदम सही बात है। एंड इसी चीज़ को हम आगे चल लेते हुए, जो एक्चुअल में पेशेंट सफरिंग जब बढ़ने लगती है सर, तो होता ऐसे है कई बार कि फैमिली डजंट वांट टू पुश द पेशेंट अपार्ट, लेकिन सिचुएशंस ऐसी होती है, पेशेंट्स लेवल भी ऐसे होते हैं कि करना चाहो तो भी उनके लिए कर नहीं सकते हैं। तो आप ऐसे केयर गिवर्स को या फैमिली सिस्टम्स को आप क्या टिप्स देना चाहोगे कि कैसे इमोशनल सपोर्ट होना चाहिए उनका, कैसे इफ़ेक्टिवली वो कम्युनिकेट कर पाए उनके इंस्ट्रक्शंस टू सच पेशेंट्स, एंड हाउ दे कैन मेक इट सूटेबल, लाइक एटलीस्ट सूदिंग फॉर द एनवायरनमेंट? इसके लिए हमने एक ये सोचा था कि टाइम बैंक करके एक कॉन्सेप्ट है। तो वो सोचा कि ऐसे पेशेंट्स, क्योंकि अमरावती जहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ से बहुत सारे बच्चे बाहर जाते हैं, पूना, मुंबई, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो माँ बाप अकेले रहते हैं यहाँ पे, उनके दादा दादी अकेले रहते हैं और उनके पास कोई नहीं रहता उनके साथ
बोलने के लिए, बात करने के लिए या उनकी कोई एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो रूटीनली जो अपने आप फॉलो होता है कि ऐसे पेशेंट्स अपना टाइम मोस्टली टीवी, न्यूज़पेपर या फिर मंदिर में जाएंगे, शाम को मिलेंगे, लेकिन बाकी की एक्टिविटीज़ कैसे करेंगे और बाकी के टाइम पे ऑलमोस्ट 24 आवर्स में से बाकी के जो 16 आवर्स है वो कैसे करेंगे। तो हमने एक कॉन्सेप्ट सोचा कि हम टाइम बैंक इंट्रोड्यूस करेंगे। टाइम बैंक में हमने सोचा कि जो रिटायर्ड लोग हो चुके हैं, जिनके पास टाइम है लेकिन दे आर हेल्दी, so if somebody is willing to give few hours to somebody at home, और वो समझो अपना जाके 2 घंटा देता है वो फैमिली में, और उनके पास जाके उनके साथ टाइम स्पेंड करता है, फिर वो कुछ भी किसी भी चीज़ में हो, उनको हेल्प करने के मामले में हो या जस्ट एक सोशल विजिट हो, तो इससे डेफिनेटली चेंजेस आते हैं। तो वो जो 2 घंटे देंगे पर्टिकुलर पर्सन, तो वो 2 घंटे हम टाइम बैंक में डिपॉजिट हो जाएंगे उनके। फिर उनको जब ज़रूरत पड़ेगी, व्हेन दे विल बिकम ओल्ड और व्हेन दे विल नीड दैट 2 आवर्स, तो समबडी एल्स विल गिव देम द 2 आवर्स। तो दिस इज़ लाइक अ टाइम बैंक कॉन्सेप्ट विच वी आर प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस, कि उसमें जिसके पास टाइम है वो टाइम दो, और जिनके पास नीड है उस यूटिलाइज़ करने के लिए वो यूटिलाइज़ करें। इसी में हमने कुछ पेशेंट्स जो हमारे पूरे बेड रिडन हो चुके थे, जिनका एज है, उनका डिमेंशिया था या सीवियर पार्किंसंस था और एंड स्टेज पे थे, तो ऐसे इसमें हमने हमारे कुछ डांस थेरेपी ग्रुप को उनके घर भेजा, और घर भेज के उनके साथ उन्होंने मे बी 1 आवर स्पेंड किया, और 1 आवर स्पेंड करने के बाद उनके आजू बाजू में भी डांस किया। तो वो जो एटलीस्ट जो उनका फीलिंग था, वेलबींग था, वो उनको बहुत अच्छा लगा। एंड इससे हमको ये समझा कि एटलीस्ट इवन इफ द पेशेंट इज़ इल, ही शुड एंजॉय, ही शुड हैव अ जॉय। एब्सोल्युटली सर। तो वो जो कॉन्सेप्ट है, तो हम ये इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कि किस तरह से हम इवन द पेशेंट हु इज़ हेल्पलेस और इज़ इल, हु इज़ अलोन, हाउ वी कैन मेक हिम एटलीस्ट हिज सम पार्ट्स ऑफ द डे बेटर देन द प्रीवियस डे। अमेजिंग कंसेप्ट सर। और आई थिंक ऑफ कोर्स टाइम बैंक ये बहुत रेलिवेंस रखता है आजकल के माहौल में, क्योंकि टाइम इज़ समथिंग विच नीड्स टू बी बैंक्ड। हर एक जन आज ऑक्यूपाइड है, बिजी है इन देयर ओन वर्क शेड्यूल्स, लेकिन एवरीबडी शुड स्पेयर सम टाइम बिकॉज दे आर गोइंग टू हैव द सेम फेट। हर एक को उस फेज से जाना है, तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट एक्टिविटी है। उसी के साथ अगर हमने देखा सर कि जो बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह अभी इंडिया विल ऑल्सो कम इन टू द लिस्ट ऑफ हैविंग मोर परसेंटेज ऑफ एजिंग पॉपुलेशन, बिकॉज लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर हमने देखी है तो इवन हमारे इंडिया में ऑल्सो देर इज़ आई मीन लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन इट। एंड जितना यूथ क्लास है वैसे ही हम देख रहे हैं कि एजिंग क्लास भी बढ़ रहा है। सो आई थिंक देर इज़ आवर नेशन रेडी फॉर सच थिंग्स, कि हमें जहाँ पे एक तरफ यूथ के एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ है, वैसे ही गवर्नमेंट ने या फिर हायर अथॉरिटीज़ ने, दे शुड ऑल्सो शो देयर प्रिपेयर्डनेस फॉर हैंडलिंग सच काइंड ऑफ इश्यूज़। मुझे लगता है कि इसमें डेफिनेटली पीपल हु आर इन पावर और जो कि डिसीजन मेकर्स है, तो वो उन लोगों ने डेफिनेटली इसका एटलीस्ट कुछ सिग्नल लेना चाहिए। उनके सभी के घर में ओल्ड एज रहते हैं। फॉर एग्जांपल एक आर्मी पर्सन, ही इज़ 87 ईयर ओल्ड, वो मेरे पास आए थे। एंड वो ही इज़ लिविंग अलोन, उनकी वाइफ एक्सपायर हो चुकी है, उनके बच्चे कहीं बाहर है और वो अलोन है। तो उनके लिए क्या है, यानी व्हाट आर वी डूइंग फॉर दैट पर्सन हु इज़ लिविंग अलोन। तो मुझे लगता है कि ये जो टाइम बैंक जैसे इनिशिएटिव्स है, जैसे कम्युनिटी बेस्ड कुछ प्रोग्राम्स है, ऐसे कुछ हमें लॉन्च करना चाहिए, जिससे कि वो कम्युनिटी के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे कि वो ऐसे पेशेंट्स को अपन किस तरह से हैंडल कर पाएँ एज अ कम्युनिटी। तो उनको किस तरह से पार्टिसिपेशन कर पाएँ, कैसे एक्टिवली उनको इन्वॉल्व रखें, ताकि उनका जो भी जितने भी दिन उनके पास बचे हैं, तो एटलीस्ट दे शुड लिव अ डिग्निफाइड लाइफ और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो।
हाँ, डेफ़िनेटली। और मेरे ख़्याल से हम कमिंग टू दैट पॉइंट अगेन कि अगर इफ़ दे वांट टू हैव सेल्फ केयर, अगर कुछ पेशेंट्स है हु आर नॉट ऑन दैट वर्ज ऑफ सिवियरिटी एंड जिनको अगर कुछ सेल्फ केयर लेनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम रीचिंग आउट टू अस एट आवर हेल्पलाइन नंबर्स जो हम डिस्प्ले करते हैं, इट इज़ देयर इन द लिंक बॉक्स, आप कभी भी हेल्प ले सकते हैं. Apart from that, sir, what would you say? What are the daily care practices जो ऐसे patients ने लेनी चाहिए? डेली अगर हमें पता है कि किस तरह से हम डिमेंशिया की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो डेली केयर प्रैक्टिसेस में हमें एक तो यह है कि अपनी रूटीन स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ेगी. वो रूटीन हमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है डेली. हमें हमेशा ऐसे अगर वो पेशेंट है तो हमें उनको क्यों न्यू न्यू एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना है. अगर समझो मेरे घर में कोई डिमेंशिया से पीड़ित है और मुझे अर्ली साइंस लग रहे हैं और डॉक्टर ने डायग्नोस कर लिया है, तो मैं चाहूँगा कि वो कहीं ऐसे एक्टिविटीज़ करें जैसे डांस थेरेपी हो गया, म्यूज़िक थेरेपी हो गया. उनका खुद का जो केयर है, होम मॉडिफिकेशन जैसा हमने बात किया वो करें. और उसके बाद में फिर वो जो उनकी जो स्केलिंग है, डिमेंशिया किस तरह से बढ़ रहा है, वो अपना रेटिंग स्केल्स जो रहती है वो असेस करे. और ये अगर असेस करते करते अगर हमें हो सकता है कि फ्यूचर में हमें कोई ऐसी थेरेपी मिल जाए जो कि ये डिमेंशिया का जो पैथोलॉजी का पार्ट है, जो पैथोजेनिस है, उसको रिवर्स कर पाए, तो फिर देयर इज़ नथिंग लाइक इट. फिर हमें डेफिनेटली हम बहुत सारे पेशेंट्स को मदद कर पाएंगे. पर फॉर द टाइम बीइंग ये जब फ्यूचर डायरेक्शंस जो जिस तरह से जा रहा है, जिस तरह से रिसर्च जा रही है, डेफिनेटली वी आर होपफुल एंड वी आर एक्साइटेड फॉर द फ्यूचर थेरेपीज अहेड. But apart from future therapies, we have to prepare ourselves, we have to prepare our family, our community to help each and every patient who is suffering with this disease of dementia. Yes, very very well said, sir. Future beholds lot of new and exciting opportunities जो इस न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ को कॉम्बैट करने में हम सबकी हेल्प करेगा. एंड आई थिंक इन दिस सीरीज़ ऑफ डेमेंशिया स्पेशल ग्रे मैटर्स पॉडकास्ट सीरीज़ हमने काफ़ी इंट्रिकेट डिटेल्स में डेमेंशिया को समझा है. इस समस्याओं को का फियरफुल होने से ज़्यादा इनके लिए प्रिपेयर्डनेस कैसे बढ़ाए. अगर इन समस्याओं से कोई जूझ रहा है तो उन्होंने राइट फ्रॉम उनके डेली केयर टू एडवांस डायरेक्टिव्स हमने वी हैव ट्राइड टू कवर एवरी माइन्यूट डिटेल अबाउट द डिजीज़. आई जस्ट होप हमारा ये पॉडकास्ट मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे जहाँ पे एक एक्सपर्ट की सर्टिफाइड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस हम सबको प्राप्त हुई है थ्रू दिस प्लेटफॉर्म. एंड आई रियली होप टू दैट दिस विल क्रिएट एन इम्पैक्ट ओवर द सोसाइटी. So with this, my conclusion of it is, please go and watch all the 3 episodes first, which have actually shared about डेली सप्लीमेंट्स जो हमें लेनी चाहिए, जो अर्ली मेमोरी लॉस के बारे में सर ने बताया है, एंड ऑल द फैक्टर्स जिसके बारे में हमने बात की है. एंड थैंक यू फॉर योर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स वंस अगेन. कीप पोस्टिंग योर कमेंट्स जिसके थ्रू हमें पता चले कि आपको आगे के सीरीज़ में कौन सी ब्रेन डिसऑर्डर या कौन से चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए हम लोगों से. एंड वी आर वेरी ईगर टू डिलीवर इट टू यू. This is Dr. Ketki Karele, and I would like to wrap up this series with some end points from sir. Thank you very much, Dr. Ketki. I think in this series, what we have tried to cover about all the aspects of dementia, हमने ये डिमेंशिया कवर करने की कोशिश की है और हमें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना था ऑडियंस तक, और हमें एडवोकेसीज भी करनी थी, और हमें ये भी बताना था कि हम एज अ सोसाइटी लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, हमने क्या मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, हमने क्या खाना चाहिए. तो ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया. मैं चाहूँगा कि जितने भी व्यूअर्स हैं वो अपने कमेंट्स पुट करें और हमें बताएं कि हम और कैसे इम्प्रूव हो सकते हैं, या फिर उनके और भी कुछ कंस्ट्रक्टिव जो भी कमेंट्स होंगे जो भी हम उसमें अप्लाई कर पाएँ, तो हम डेफिनेटली विल बी लाइक टू ऐड दैट इन आवर फ्यूचर एपिसोड्स. डेफिनेटली. थैंक यू वेरी मच. Thank you. थैंक यू.